हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा लैन विंग और अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है और वहीं उसके पीछे लैन और सेक्रेटरी विंग उनको देख रहे होते हैं। लैन बहुत ही सैड हो रहा होता है कि विंग ज़िंदा है और वो कुछ भी हो रहा था कि विंग को वैसा ही फैमिली मिल गया है जैसा विंग चाहता था और जैसा कि मैं उसे कभी दे ही नहीं सकता था। यहाँ पर सेक्रेटरी विंग भी थोड़ा सा सैड और इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे भी ये बात पता नहीं थी कि विंग ज़िंदा है और उसने दूसरी शादी कर ली है। तो वो अपने बॉस को कहता है, सॉरी बॉस, अगर मुझे पता होता कि विंग सर ज़िंदा है तो मैं आपको गलती से भी यहाँ लेकर नहीं आता। इससे पहले कि लैन कुछ कह पाता, वो दिखता है कि वांगजी विंग उसी कॉर्नर में आ रहे हैं जहाँ पर वो मिंग के साथ खड़ा है। तो वो मिंग को लेकर उस कॉर्नर में एक जगह छुप जाता है। यहाँ पर वांगजी विंग को उसी कॉर्नर में ले आता है और वहाँ खड़ा करके उसे अपने आइज़ क्लोज़ करने के लिए कहता है। बाद में विंग भी अपने आइज़ क्लोज़ कर लेता है और तुरंत से वांगजी अपने जेब से एक गोल्ड ब्रेसलेट निकाल कर विंग को देता है। विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और उस ब्रेसलेट को देख के खुश हो जाता है और वो खुश होने के बाद ही तुरंत से वांगजी से पूछता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, ये तुमने कहाँ से ख़रीदा? सुनकर तो वांगजी की फटके चार हो जाती है और वो तो घबरा ही जाता है। तो फिर वो अजीब अजीब से स्माइल करने लगता है और फिर बोलता है 300 युआन का है विंग। तो ये सुनकर विंग को और गुस्सा आ जाता है और वो वांगजी के पैर पे एक किक कर देता है। फिर बोलता है, जल्दी से बोलो ये कितने का आया। लेकिन वांगजी बोलने को रेडी नहीं हो रहा था। तो विंग उसका कान खींच लेता है और कान खींच के घुमा देता है। तो लैन फिर से कहने लग जाता है, अरे सॉरी डार्लिंग, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ दो, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ ये कितने का है। हाँ, विंग कहता है, सच बोलो। तो फिर वांगजी कहता है, हाँ 10,000 युआन का है, प्लीज़ मेरा कान छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। विंग, क्या इतना महंगा है? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, मैं तो तुम्हें इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं देता। भाई क्या ज़माना आ गया है, हाँ, जो पति कमा रहा है उसको भी पॉकेट मनी लेनी पड़ रही है अपनी बीवी से। और गाइस एक बात बता दूँ, ये डार्लिंग वर्ड बोलने के लिए मुझे 10 मिनट की प्रैक्टिस लगी, तब जाके मुझसे ये बोला गया। मुझे ये बोलने में बड़ा ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था, प्लीज़ हंसना मत। जो है वो वांगजी को डांट रहा होता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, मैं तो तुम्हें इतना पॉकेट मनी भी नहीं देता, तुमने एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा कैसे? फिर वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है कि उससे पहले विंग को याद आता है बाइक रेसिंग। तुम फिर से बाइक रेसिंग में गए थे ना वांगजी, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है कि तुम बाइक रेसिंग में मत जाया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते क्या? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तो वांगजी कहता है, वीक, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया। तो विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें याद था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, और फिर भी तुम सुबह से ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो वांगजी कहता है, हाँ मुझे याद था, लेकिन मैं सुबह से जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि मैंने सुबह ही देख लिया था कि तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि तुम्हें लगा मैं तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल ही गया और तुम मुझे पीटना चाहते थे और तुमने मुझे पीट भी लिया। तो विंग जल्दी से वांगजी को हक कर लेता है, फिर वांगजी भी विंग को हक कर लेता है और 1 सेकंड के बाद वांगजी विंग को खुद से दूर करता है और विंग से कहता है, प्यारे से बनी, तुम जानते हो ना ज़िंदगी तुम्हारे साथ आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है। फिर वेंग कहता है, मुझे पता है, लैनसन भी यही लाइन कहा करते हैं मुझे। लैनसन वेंग के मुँह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तो हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ फेस एक जैसे नहीं है बल्कि हमारी सोच भी एक जैसी है और हमारी वर्डिंग्स भी ऐसी हैं। हनी बनी, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ज़्यादा सुंदर हूँ या लैनसन ज़्यादा सुंदर था? वांगजी ये क्वेश्चन करता है। दूसरी ओर से उन दोनों की बातें लैनसन सुन रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, क्या वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? तुम बेवकूफ़ हो, विंग ने कहा और विंग वहाँ से चला गया। विंग की बातें सुनकर वांगजी खुश हो जाता है और फिर वांगजी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, देखो लैनसन, मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, लेकिन ये हनी बनी है कि मुझे बेवकूफ़ बोलते रहता है। वैसे इसने मुझे बेवकूफ़ क्यों बोला? वांगजी अपने बालों में हाथ घुमा रहा होता है, अपने सर को खुजा रहा होता है, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो इसीलिए उसने तुम्हें बेवकूफ़ कहा। वांगजी जैसे ही आवाज़ सुनता है वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे शुयांग खड़ा था। शुयांग भी वांगजी के पास आकर खड़ा होता है और वो उसे डांटते हुए कहता है, यार तुम कैसे पागल इंसान हो, तुम लैनसन से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो।
उससे तुलना करना मतलब तुम अपनी खुद से खुद तुलना कर रहे हो, गधे कहीं के। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, एक ही जैसी शक्ल है, सूरत है, सब कुछ एक जैसा है, और तुम उससे पूछते हो कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है। तुम पागल ही हो, सच में तुम बेवकूफ़ हो। वांग जी को गुस्सा आ जाता है तो वांग जी शुयांग से पूछता है, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शुयांग भी वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हैं मैं भी शादीशुदा हूँ, हाँ मेरी भी शादी हो गई है, मेरी भी एक पत्नी है जो मुझे दुखी करती रहती है। उसे हर संडे मिलता है अपने पति को दुखी करने के लिए। वो किसी और दिन तो शॉपिंग कर नहीं सकती है ना। तो मुझे भी मजबूरन अपना संडे बर्बाद करके यहाँ अपनी बीवी को शॉपिंग कराने के लिए आना पड़ता है। हाँ, आज का मेरा पूरा संडे बर्बाद कर दिया। सच में यार, ये बीवियाँ कितना शॉपिंग करती है, मुझे थका डाला है, मेरा पूरा संडे बर्बाद कर दिया, मुझे रेस्ट करने को नहीं मिला। शुयांग की हालत देखकर वांग जी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, तुम इसी लायक हो। तभी शुयांग भी अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए कहता है, अच्छा ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अगर मैंने अपने भाई को यहाँ बुला लिया ना अभी, तो बेटा तुम पूरे मॉल में ना चक्कर लगाते हुए नजर आओगे। तो वांग जी अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना गुस्सा बंद करो और जाके ना विंग के साथ बैठो, मैं आयुआन के लिए एक वीडियो गेम लेकर आता हूँ। वांग जी को कुछ याद आता है और वो पलट कर शुयांग की तरफ देखकर उसे कहता है, हाँ सुनो, मुझे पता है कि वील ने कल रात तुम्हें फ़ोन किया था और उसने यहाँ तुम्हें फिर से मुझे समझाने के लिए बुलाया, लेकिन शुयांग याद रखना, मेरा फ़ैसला वही रहेगा जो 5 साल पहले मैंने लिया था, मैं अपने उस फैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। वांग जी ने बहुत ही सीरियसली शुयांग से कहा। तो शुयांग कहता है, अगर वांग जी विंग एक और बच्चा चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है, तुम और विंग एक और बच्चा क्यों नहीं कर लेते। वांग जी शुयांग की बात सुनकर कहता है, मुझे आपत्ति है, मुझे प्रॉब्लम है, और एकमात्र प्रॉब्लम ये है कि मेरा अपना बच्चा होगा तो मैं आयुआन को वो लव, वो केयर नहीं दे पाऊँगा जो मुझे आयुआन को देनी चाहिए। अगर मेरा अपना बच्चा हो गया तो कहीं ना मैं आयुआन के साथ एक स्टेप फादर की तरह बिहेव ना करने लग जाऊं। जब मेरी विंग से शादी हुई थी, मैंने खुद से और लैंजान से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बच्चे को अपने बच्चे की ही तरह रखूँगा, उसे कभी भी फादर की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। तो शुयांग कहता है, ठीक है, अब तुम गुस्सा करना बंद करो, मैं तुम्हारे इस टॉपिक को लेकर दोबारा से बात नहीं करूँगा। चलो अब हम दोनों अपनी फैमिली के पास चलते हैं, नहीं तो हम दोनों की वाट लग जाएगी। यही सब बातें लैंजन और सेक्रेटरी मिंग भी उस वॉल के पास खड़े होकर सुन लेते हैं। सेक्रेटरी मिंग कहता है, इसका मतलब वो बच्चा आपका है बॉस, उसने आपको डैड कहा और हमें ये समझ में ही नहीं आया कि वो बच्चा। इधर लैंजन भी रोते हुए कहता है, वो बच्चा मेरा है, हाँ वो बच्चा मेरा है, उसने मुझे डैड कहा और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो मेरा बच्चा था। लैंजन भी अपने इमोशंस पर से अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और यहाँ सेक्रेटरी मिंग को अब कुछ खुरापात सूझ रही थी। वो कैसे ना कैसे करके वांग जी से लैंजन को अपने बच्चे से मिलाने के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है। अब ये दोस्तों आपको आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा कि कैसे उन दोनों को मिलाया जाता है। इधर लैंजन कहता है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था और फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं उसके मुंह से बार बार डैड वर्ड को सुनना चाहता हूँ। फिर सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और सेक्रेटरी मिंग समझ जाता है कि लैंजन क्या कहना चाहता है। तो सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद लैंजन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाने से पहले एक बार विंग और उसकी पूरी फैमिली को और साथ में अपने बेटे को देखता है। होटल जाने के बाद लैंजन 2 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता। वो 2 दिन तक सेक्रेटरी मिंग के वापस आने का वेट करता है और 2 दिन बाद सेक्रेटरी मिंग लैंजन वापस आ जाते हैं। सेक्रेटरी मिंग कहता है, चलिए मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तो लैंजन भी कहता है हाँ, और वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। फिर उसके पीछे पीछे वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, निकल कर 2 कारें उसके सामने खड़ी थी। लैंजन हाँ में सिर हिलाता है और फिर उसके पीछे पीछे बाहर निकलता है और वहाँ से निकल कर 2 कारों में वो दोनों बैठ जाते हैं और वांग जी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वांग जी के घर के बाहर गाड़ी रोक कर सेक्रेटरी मिंग लैंजन को बताने लगता है, सर ये वांग जी का घर है, पास में विंग सर का घर है। मतलब वांग जी और विंग अलग अलग घरों में रहते हैं। तो सेक्रेटरी मिंग कहता है, नहीं सर, आपको लगता है कि विंग सर की ज़िंदगी में आप पहले आए, लेकिन आप गलत हैं। पहले वांग जी आए और फिर आप उनकी ज़िंदगी में आए सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि वांग जी और विंग दोनों बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन विंग सर जब 5 साल के थे तब वो बीजिंग में खो गए थे और उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत सालों तक ढूंढते रहे। उसके बाद
आप उनकी लाइफ में आए और आपसे उनका मिलना हुआ। उन्होंने वांगजी सर और विंग सर बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन विंग सर जब 5 साल के थे तब वो किसी रीज़न से बीजिंग में खो गए थे और उसके बाद आप उनकी लाइफ में आए। अब मुझे आगे बताओ, लैंजा ने कहा। सर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था विंग सर सुसाइड करने के लिए उसी पुल पर गए थे। वांगजी ने वहीं पर उनसे मुलाकात की थी और उन्हें सुसाइड करने से रोका था और उसके बाद विंग सर का अपने साथ यहाँ पर ले आए और 3 महीने बाद विंग सर से शादी भी कर ली। सेक्रेटरी विंग की बातें सुनकर लैंजान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अपने बॉस को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर सेक्रेटरी विंग चुप हो जाता है और फिर पूछता है, बॉस क्या बात है? किस्मत में मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मैं सुसाइड करने पुल पर गया, उसी पुल पर विंग ने मुझे रोका। जब विंग उस पुल पर सुसाइड करने गया तो वांगजी ने उसे वहाँ से रोक लिया। लैंजान की आंखों में आंसू आ गए थे। तो अपनी किस्मत को कोस रहा था क्योंकि अब उसे बेहद तकलीफ़ फील हो रही थी। मतलब उस पुल पर जहाँ पर वो अपनी जान देने गया था विंग ने उसे बचा लिया। फिर जब विंग वहाँ पर जान देने गया तो किसी ने वांगजी ने आकर उसे बचा लिया। इस बीच विंग वे चांग से और कांग से सैंड्रा अपने घर से बाहर आते हैं। चांग से अपने काम पर जा रहे थे और कांग से उसे अलविदा कहने आई थी। सर देखिए, वो दोनों विंग सर के रियल मॉम डैड हैं। उनका नाम वही चांग से है और वो कांग से सैंड्रा है। विंग सर की मॉम बिल्कुल विंग सर के जैसी दिखती है ना? सेक्रेटरी मिंग ने कहा। अब वांगजी भी अपना ध्यान लैंजन भी अपना ध्यान उनकी तरफ देता है और फिर एक स्माइल करके कहता है, हाँ, इसका मतलब विंग ऑर्फन नहीं था, उसके पेरेंट्स हैं। तभी सेक्रेटरी मीनिंग कहता है, हाँ सर, विंग सर अनाथ नहीं है, उन्हें अनाथ बनाना उनकी नियति थी। तभी अचानक से जेम्स वोंग और कैरामेन ली को दूसरे घर से बाहर निकलता दिखाया जाता है। जेम्स वोंग भी अपने काम पर जा रहे थे और कैरामेन ली भी उन्हें सी ऑफ करने आए थे। सेक्रेटरी मिंग उनकी तरफ इशारा करके बताता है, सर वो देखिए दूसरी तरफ, वो वांगजी के पेरेंट्स हैं, उसके डैड जेम्स वोंग और उनकी मदर कैरामेन ली। जेम्स वोंग एक एक्सीडेंट की वजह से कई सालों तक चल नहीं पाए थे और विंग जब उनकी लाइफ में आया तो 5 साल पहले उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। जब वांगजी 15 साल के थे तब उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया था और उनके फादर के एक्सीडेंट के बाद उनके सर पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। सर ये लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। मिंग की बातें वांगजी के बारे में लैंजन बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो वांगजी क्या काम करता है? लैंजन ने मिंग से पूछा। सर वो एक गैरेज में कार मैकेनिक है। 15 साल की एज से उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी और वो एक गैरेज में काम करना शुरू कर दिया था। सर वांगजी एक बहुत ही अच्छा लड़का है। सेक्रेटरी मिंग वांगजी के बारे में सब कुछ बता रहा था, ना सिर्फ एक एम्प्लॉय की हैसियत से बल्कि अपने बॉस के एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी। और लैंजन भी इस वक्त एक बॉस की हैसियत से मिंग के साथ नहीं बैठा था, इस वक्त वो मिंग के साथ एक दोस्त की हैसियत से बैठा था और अपनी तकलीफ़, अपना दर्द और अपनी खुशी भी उसके साथ शेयर कर रहा था और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। लैंजन ने जेम्स वोंग और वे चांग से दोनों को एक साथ देखा। दोनों अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। कैरामेन ली और कांग से सैंड्रन घर के अंदर चली जाने लगती हैं। तभी वो देखता है कि वांगजी दौड़ते हुए बाहर आ रहा है और उसके पीछे विंग एक छड़ी लेकर दौड़ रहा है। वांगजी जल्दी से जाकर कांग से के पीछे छुप जाता है और बोलता है, अरे मॉम 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 मॉम, मुझे बचा लो, आपका बेटा पागल हो गया, ये छोटी छोटी बातें पर मुझे मारता रहता है। आज तो मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है, फिर भी देखो ये मेरे पीछे डंडा लेकर दौड़ रहा है। वांगजी तो अपना बेबी मुँह बना के आ गया था और उसके फेस पे डर साफ साफ दिख रहा था। भाई बीवी का डर है, हर बंदे को होना ही चाहिए, क्योंकि बीवी तो होम मिनिस्टर होती है ना। अगर आप बीवी से नहीं डरोगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। हाँ, तभी माँ, आप भी ना वांगजी की साइड लेने लग गए हो। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कल वो आयुआन को स्कूल नहीं ले गया, फिर उसके साथ घूमने निकल गया और आपको पता है कि वो पढ़ाई में कितना छूट रहा है। विंग ने कहा। वांगजी कहता है, तो तुम फिर उसके साथ चले जाया करो ना, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, कांग से सैंड्रन कहती है। वांगजी, फिर तो मैं तुम्हें इस बार नहीं बचा सकती। कांग से ये कहकर हट नहीं लगती है। विंग गुस्से से कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को बस अकेले रहना अच्छा लगता है और मुझे भी तो साथ नहीं ले जाते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई तो होना चाहिए जो मुझे भी साथ लेके जाए, पर वो है कि मान नहीं रहा। गुस्से ने कहा। विंग, तुम फिर से इस मामले में क्यों आ गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, आयुआन काफ़ी तो है। वांगजी ने कहा। विंग उसे कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी जेब से प्रेगनेंसी किट निकाल कर उसके हाथ में दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। प्रेगनेंसी किट देखकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से विंग की ओर देखता है
और फिर प्रेगनेंसी किट लेकर विंग की तरफ भागता है। कैरेमन, ली और कांग से सेंट्रल वो प्रेगनेंसी किट देखकर खुशी से नाचने लगती है और फिर कहती है कि अब हम फिर से दादी और नानी बनने जा रहे हैं, मज़ा आएगा कांग से। दोनों एक दूसरे को हक करती है और अपनी चुड़ैला वाली हंसी हंसने लग जाती है। मतलब गाइस यार, जब लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, तो उनकी हंसी कभी कभी ऐसी लगती है। बुरा मत मान जाना, थोड़ा सा फीवर है यार, थोड़ी सी मैं अपनी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। वांग जी घबराहट से विंग की तरफ देखता है और उसे पूछता है, विंग ये सब कैसे हुआ? मैं तो हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ। विंग फिर वांग जी से कहता है, ये वो दिन है जब आप शुयांग गगर के साथ ड्रिंक करके रात को घर आए थे। वांग जी जोर से चिल्लाता है, शुयांग! और उसी दिन उन्होंने जानबूझकर मेरे लिए भी शराब लाई थी। इस बात को 3 महीने हो गए हैं, जिसका मतलब है कि हाँ, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। विंग ने कहा, चीटिंग, तुम दोनों ने मिलकर चीटिंग की है मेरे साथ, धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। वांग जी गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलकर वो वहाँ से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। अब ये देखकर विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग भी उदास हो जाता है। यहाँ पर लैनजान और सेक्रेटरी मिंग दूर से ये सब देख रहे थे। लैनजान कुछ देर के लिए उदास हो जाता है और फिर खुश भी हो जाता है। सेक्रेटरी मिंग वांग जी को खुश देखकर उसे पूछता है, वांग जी इस खुशी के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे और विंग के लिए बहुत कुछ किया है। मैं सही हूँ, लैनजान ने कहा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।